रात के ठीक 2 बजे थे। आकाश में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी विशाल दानव ने पूरे आसमान को अपने शिकंजे में ले लिया हो। उस रात ठंड की वो पहली बारिश थी जिसने मुझे उस डरावने जंगल के बीचों बीच फंसा दिया था। मैं उस रात शहर से अपने व्यवसाय के सिलसिले में सौदा करके बैलगाड़ी से अपने गांव लौट रहा था, पर मुझे शहर से निकलते निकलते देर हो गई। बारिश ने रात को और भी ज्यादा ठंडा कर दिया था। अरे राम, ये कैसी आफत है। कार्तिक का महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ और ऐसी कड़कड़ाती ठंड और यह तूफानी बारिश, ऊपर से यह जंगल तो और भी डरावनी लग रही है। इस वीरान जंगल में मैं अकेला हूँ। यह सोचकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। हे ईश्वर, मेरे साथ रहना। ऐसा सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंसता जा रहा था और बैल बेचैनी से हाँफ रहे थे। बिजली जब कड़कती तो क्षण भर के लिए पूरा जंगल किसी भूतीय तस्वीर से रोशन हो जाता और फिर अंधेरा और भी ज्यादा गहरा हो जाता। जंगल में हवा की सरसराहट नहीं थी, बस एक सन्नाटा चीरता हुआ तूफान का भयानक शोर था। ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंड मेरी हड्डियों को भेद रही हो। क्या करूं? ऐसी ठंड में कब तक चलता रहूंगा? अभी तो गांव दूर है। बैल भी ठंड और बारिश से परेशान हो रहे हैं। कहीं इन्हें ठंड लग गई तो बीमार ना हो जाए। कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। तभी मुझे दूर पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी दिखाई दी। अरे वो क्या है? इतनी काली रात है और इस वीराने में, इस घने जंगल के बीच एक डेरा या फिर कुछ और। चलकर देखता हूँ, क्या पता कोई मदद मिल जाए। तो हिम्मत जुटाकर मैंने गाड़ी को उस ओर मोड़ लिया। शायद मेरी नियति मुझे बुला रही थी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, एक पुरानी जीर्ण शरण पर अजीब सी सुंदर झोपड़ी दिखाई दी। उसकी फूस की छत पर पानी ऐसे गिर रहा था जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। अजीब बात है, इस सुनसान और घने जंगल के बीच यह झोपड़ी यहाँ कौन रहता होगा? कुछ अजीब बात है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। खैर, आवाज लगाकर देखता हूँ, शायद अंदर कोई हो। कोई है जी? कोई है यहाँ पर? मुझे कुछ मदद चाहिए। पर कुछ आवाज नहीं आई। मैंने फिर आवाज लगाई। कोई है यहाँ पर? मैं तूफान में फंस गया हूँ, थोड़ी मदद चाहिए। पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक धीमी सी मधुर गूंजती हुई हंसी सुनाई दी और फिर बिना किसी के छोड़े दरवाजा अपने आप चलमराकर खुल गया। मेरे मन में एक सिहरन दौड़ गई। दरवाजे पर खड़ी थी एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक युवती। उसके काले लंबे बाल और आंखें ऐसी थीं जैसे नशीली मदहोश कर देने वाली। कौन हो तुम राहगीर? इस तूफानी रात में मेरी कुटिया का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? जी, मैं भाविक पास ही के गांव में रहता हूँ। बारिश और ठंड ने मुझे घेर लिया है। शहर से लौटते वक्त देर हो गई और ही अचानक बारिश शुरू हो गई। अब क्या रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह और ठंड भगाने के लिए थोड़ी आग मिलेगी? मेरी बात सुनकर वो युवती थोड़ा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान के पीछे जैसे कोई राज छुपा था। वो मुझसे बोली, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अंदर आ जाओ। बाहर की ठंड तुम्हें मार डालेगी। हाँ, पर याद रहे, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। उसकी बात पर मैं थोड़ा हिचकिचाया, पर दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए चुपचाप शराफत से उसके साथ अंदर चला गया। झोपड़ी के बाहर जमा देने वाली ठंड थी, लेकिन अंदर का वातावरण बहुत गर्म था।
और एक अजीब सी मदहोश कर देने वाली सुगंध फैली थी। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। पर एक बात समझ में नहीं आई, यह जंगल इतना भयानक है, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, बिल्कुल सुनसान। फिर तुम यहाँ अकेली झोपड़ी बनाकर क्यों रहती हो? तुम बड़े उत्सुक लग रहे हो। मेरा मतलब है मेरे बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, बताती हूँ। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये पूरा जंगल मेरा घर है। वो अपनी कहानी बताती जा रही थी और मैं उसकी तरफ एकटक बस देखे जा रहा था। मेरी आंखें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अचानक जोर से बिजली कड़की और मेरा ध्यान उसके चेहरे से भंग हुआ। मैंने उससे बड़ी उत्सुकता से पूछा, चांदनी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी इस वीरान जंगल में तुम गांव क्यों नहीं चली जाती? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। पर क्यों? क्यों नहीं जा सकती? मैं इतनी सुंदर जो हूँ, इसी वजह से मेरी सुंदरता मेरे लिए अभिशाप है। मैं कुछ समझा नहीं। माँ बाप के मरने के बाद गांव में हर कोई मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा था और गांव के कुछ मंझले लड़कों ने मेरा वहां रहना मुश्किल कर दिया था। इसलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया और यहाँ वीरान जंगल में आकर रहने लगी। मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे यहाँ वो सब मिलता है जो मुझे चाहिए। इतना कहकर चांदनी ने मेरी तरफ कुछ अजीब सी नजरों से देखा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक तूफान उठ गया। मुझे चांदनी पर दया नहीं, एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। मैं जानता था कि अकेले उसकी कुटिया में ऐसे रात बिताना ठीक नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी और चांदनी का सम्मोहन मुझे रोक नहीं पाए। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, नहीं, तुम अकेली नहीं रहोगी। चांदनी, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे गांव चलो, मेरे साथ, मेरे घर। मेरे रहते तुम पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। पर क्या ये ठीक होगा? गांव वाले क्या कहेंगे? क्या मेरा आपके साथ यूं रहना ठीक होगा? और अभी अभी तो आप मुझसे मिले हो। हाँ, अभी मिला हूं, पर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फिर गांव में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। चांदनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। चांदनी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई जो तुरंत गायब हो गई। आप सोचते होंगे कि मैंने आपके लिए दरवाजा क्यों खोला। शायद आप ही मेरी नियति हो। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपके साथ आपके गांव चलूंगी। इतना कहकर वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं भी चारपाई पर लेट गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस चांदनी के बारे में ही सोचता रहा। मैं उसके सम्मोहन में पूरी तरह डूब चुका था। बाहर बारिश धीमी हो चुकी थी, लेकिन मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी और सूरज की पहली किरण जंगल को अपनी हल्की रोशनी से धो रही थी। मैंने चांदनी को अपने साथ बैलगाड़ी पर बैठाया और गांव की ओर चल पड़ा। मैं अपने गांव के द्वार पर पहुंचा ही था कि एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे टोका। अरे भविक, ये लड़की कौन है? कहां से ला रहा है इसे? काका, यह चांदनी है।
ये मेरी होने वाली दुल्हन है। ये मुझे जंगल में मिली थी। क्या? हे भगवान, भविक तू पागल हो गया है क्या? इसे जहां से लाया है वहीं छोड़ा, समझा? ये ठीक नहीं है, ये खतरनाक साबित हो सकता है। काका, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या खतरनाक हो सकता है? भविक बेटा, तुझे कुछ पता नहीं है। तू पिछले 10 दिनों से व्यापार के सिलसिले में शहर गया था। तेरे पीछे इस गांव में एक अनहोनी हुई है। इससे ज्यादा इस वक्त मैं और कुछ नहीं बता सकता हूं। तू मेरी बात मान, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। इस लड़की को वहीं छोड़ा, जहां से लाया है वहीं इसकी असली जगह है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मेरा इशारा समझ। इतना कहकर काका वहां से तेजी से निकल गए और मैं बस स्तब्ध उनको जाता हुआ देखता रहा। उनकी कही बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। तभी चांदनी बोल उठी। भाविक, आप मुझे मेरी उसी झोपड़ी में छोड़ आओ ना। मैं उस जंगल में ठीक हूँ। तुम्हारे गांव के लोग मुझे नहीं अपनाएंगे। एक अनाथ अकेली लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे साथ ही रहोगी। मुझे किसी की परवाह नहीं। अरे, मैं किसी से नहीं डरता। तुम चलो मेरे साथ। काका की बात सुनकर चांदनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बिल्कुल शांत थी, पर उनकी बातें मेरे कानों में तीर की तरह चुभ रही थीं। न जाने क्यों मुझे काका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी और अपने घर के बाहर पहुंच गया। चांदनी, आओ अंदर चलो। अरे भाविक, तू आ गया। इतने दिन से कहाँ था? वो मैं व्यापार के लेन देन के सिलसिले में शहर गया था। ओह अच्छा, एक बात बता, वो सुंदर लड़की कौन है जो अभी तेरे घर के अंदर गई? कौन वो? अरे, वो तेरी भाभी है। भाभी, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। वो मुझे पास वाले जंगल में मिली। भाविक, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा है। ये कुछ अजीब नहीं है। तू एक अनजान लड़की को ऐसे घर ले आया। तुझे पता है आजकल गांव में एक चर्चा चल रही है। डर का माहौल पूरे गांव में छाया हुआ है। हाँ, काका भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। आखिर बात क्या है? अरे मैं बताता हूँ, तू जरा सावधान रहना। लोग कह रहे हैं कि गांव के आसपास के इलाके में कोई आत्मा है। वहाँ क्या कर रहे हो? आइए ना। रमेश, तू अभी जा, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सावधान रहना। पता नहीं गांव में ऐसा क्या हो गया। अरे, अभी 10 दिन पहले तो सब ठीक था। मेरे शहर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ है यहाँ जो सब इतना डरे हुए हैं? क्या हुआ? वो लड़का कुछ कह रहा था क्या? हाँ, कुछ कहना तो चाहता था, पर पता नहीं उसकी बात पूरी नहीं हुई थी। किसी खतरे के बारे में बता रहा था। खैर, जो भी हो, तुम परेशान मत हो। तुम यहां आराम से रह सकती हो। मैं पंडित से मिलकर जल्द ही शादी की तारीख निकलवा लेता हूं। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मैं अपने बिस्तर से उठा और चांदनी के कमरे में गया, यह देखने के लिए कि वह सोई है या नहीं। चांदनी गहरी नींद में सो चुकी थी। गहरी नींद में सोती हुई वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। मैंने उसे जी भर कर देखा और अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई।
वह रात और ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। चांदनी के बारे में सोचते हुए मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, पर मेरी वो सुकून भरी नींद जल्द ही बेचैनी में बदलने वाली थी और मैं बिल्कुल अनजान था। अचानक किसी की पायल की आवाज से मेरी नींद टूट गई। मैं बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ गया, यह देखने के लिए कि पायल की आवाज कहां से आ रही है। जब मैं बाहर गया तो मुझे चांदनी कहीं से आती हुई दिखाई दी। चांदनी, तुम इतनी तेज बारिश में कहां से आ रही हो? तुम तो सो रही थी ना? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज से मेरी आंख खुल गई तो मैं बस बाहर आ गई। पर तुम तो पूरी भीग चुकी हो, बारिश में क्यों गई? चलो अंदर आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही गांव में शोर मच गया। सभी लोग तालाब की ओर भाग रहे थे। अरे रमेश, यह क्या हो रहा है? सब जल्दी में कहां जा रहे हैं? भाविक, वो तालाब के किनारे किसी की लाश पड़ी है। सब वहीं जा रहे हैं। आजा तू भी, चल। मैं रमेश के साथ तालाब पर गया तो वहां का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। तालाब के किनारे पर उन्हीं काका की लाश पड़ी थी जो मुझे गांव के द्वार पर मिले थे। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके शरीर से पूरा खून चूस लिया हो। तभी कुछ लोग बोल पड़े, अरे रे, ये क्या हो गया? काका की ऐसी मौत? हो ना हो, ये उसी का काम है। अब तो गांव में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। रात को घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है अब तो। अरे पर हुआ क्या है? कोई मुझे बताएगा सब लोग किस बारे में बात कर रहे हो? और काका की यह हालत किसने की? भाविक, आजकल गांव के आसपास किसी पिशाचिनी का वास हो गया है। तुझे पता है, ठंड की इन काली रातों में वो एक खूबसूरत छलावा बनकर घूमती है। कहते हैं कि वो अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसाकर मार डालती है और उनका सारा खून पी जाती है। हो ना हो, ये उसी पिशाचिनी का काम है। पर ऐसे हादसे तो गांव के बाहर उस जंगल के इलाके में हो रहे थे। यह पहला मौका है कि गांव के अंदर ऐसा हादसा हुआ है। इसका मतलब है कि वह पिशाचिनी हमारे गांव में आ चुकी है। भाविक, तेरे साथ वो अनजान लड़की थी ना? तुझे पता है वो कौन है? कहां से आई है? काका ने मुझे उसके बारे में कल बताया तो था। क्या पता वो पिशाचिनी उस लड़की का रूप बनाकर तेरे साथ हमारे गांव में तो नहीं आ गई है। नहीं, मेरी चांदनी ऐसी नहीं है। तुम लोग यह कैसी बात कर रहे हो? वो बेचारी तो अनाथ है, जंगल में एक झोपड़ी बनाकर वहीं रहती थी। अरे उसकी इस सब में क्या गलती है? भाविक, तुझे एक अनजान लड़की पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं चलता हूं, मेरी बात पर गौर जरूर करना। उसी रात मैंने चांदनी को फिर से बाहर जाते देखा। जब मैंने पूछा तो बोली कि उसे घुटन सी महसूस हो रही है, इसीलिए बाहर थोड़ी हवा लेने के लिए जा रही है।